और उसी उम्मीद के साथ में कि आप निरंतर मेहनत करते हुए चलेंगे। जो हमारा जुनून और जो शुरुआत में होता है कहते हैं वह निरंतर बना रहे और परीक्षा के दिन तक बना रहे तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। जब जब हमारा जुनून दोस्त हमेशा वेरी करेगा, अप्स एंड डाउन्स की तरफ जाएगा, तब आप सिलेक्शन से चूकते जाते हैं और जो छात्र निरंतर चलते रहते हैं सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज की कक्षा में एक नया आपका अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा अध्याय 2 है ये हमारा, अध्याय 2। अध्याय का नाम है संज्ञा। मेरे मित्र, आप सोचने का प्रयास करें, हम बहुत छोटी कक्षाओं से संज्ञा को पढ़ते आए हैं और अक्सर संज्ञा की परिभाषा हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा को यदि परिभाषित करना हो शब्दों में तो हम क्या कहेंगे, यानी शब्दों के द्वारा इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा। आप कहेंगे परिभाषा है जी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहां पर 4 शब्दों की बात की है। 4 शब्दों पर आप लोगों को मित्र ध्यान देना होगा। क्या? कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो या कोई भाव हो। जैसे व्यक्ति की हम बात कर सकते हैं। व्यक्ति तो जी कोई व्यक्ति रमेश हो सकता है, राकेश सचिन हो सकता है। एक वस्तु का उदाहरण मित्र आप मुझे दीजिए। वस्तु का उदाहरण मैं कह सकता हूं वस्तु बाल्टी है जी, गाड़ी भी एक वस्तु है। स्थान कोई जगह की बात हम कर रहे हैं तो जगह की बात में दोस्त हम कर सकते हैं आपका कोई भी एक शहर का नाम। जैसे हम बात कर सकते हैं आपका, क्या बोलेंगे हम, बोले आपका प्रयागराज। प्रयागराज एक स्थान है। लखनऊ की बात हम कर सकते हैं। भाव की बात करते हैं, भाव जो आपके अंदर पैदा होते हो, जैसे कि खुशी है, दुख है। ईमानदारी एक भाव है जो आपके अंदर पैदा होता है। ईमानदारी, बुराई भी आप ही के अंदर पैदा होने वाला एक भाव है। तो कहने का मतलब है संज्ञा को यदि मैं परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो मनुष्य के मन में प्रकट होने वाले भाव हैं। कैसे भाव हैं मित्र? ये मनुष्य के मन में प्रकट होने वाले भाव हैं, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। और बड़े छोटे से शब्दों में कहूं तो इस दुनिया की प्रत्येक चीज संज्ञा है। आप चीजों के बारे में सोचिए, आप दुनिया की किसी वस्तु के बारे में सोचिए, आप कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु क्या हो जाएगी? प्रत्येक वस्तु संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं घर संज्ञा है। आप अपने आसपास देखिए क्या दिखता है आपको। आप कहेंगे भैया मुझे मेज दिखती है पढ़ने वाली। आप कम से कम स्टूल पर बैठे होंगे, या आप चारपाई पर बैठे होंगे, या आप जमीन पर बैठे होंगे मित्र। पृथ्वी भी एक संज्ञा है। तो आप अपने परिवेश में चीजें देखिए, पेन, कागज, कॉपी, गिलास, आपको बाल्टी दिख रही होगी। हो सकता है आपके घर में कुछ जानवर आपको दिख रहे हो, पेड़ पौधे, नल आपको दिख रही हो। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह क्या है? वह संज्ञा है। वह संज्ञा है। वह कौन सी संज्ञा है ये हमको सीखना होगा। आप अपने आसपास की चीजों को मित्र देखिए और पहचानिए कि कौन सी चीज संज्ञा है। तो संज्ञा तो हम जान पाते हैं कि हाँ, दीवार एक संज्ञा है, छत एक संज्ञा है। मैं देखता हूं भैया टी शर्ट एक संज्ञा है, पैंट एक संज्ञा है। तो हम ये तो जान पाते हैं कि संज्ञा है, लेकिन ये जान पाना कौन सी संज्ञा है ये बहुत बेहद जरूरी है और प्रश्न भी उसी से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। मोबाइल दिख रहा है, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है, तो मोबाइल भी एक संज्ञा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल। एक मित्र ने पूछा है कि बरामदा भी संज्ञा होगा। मैंने कहा प्रत्येक दिखती चीज आपको संज्ञा होगी। अब आएंगे यहां पर लिखेंगे, लिखना संज्ञा कितने प्रकार की होती है बताएंगे। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है बताएंगे जरा। मूल रूप से, यहां थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ा है। मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? मैं हमेशा छात्रों को बताता आया हूं और शायद जो अपने छात्र होंगे
जिन्होंने पहले हिंदी पढ़ी होगी वो जान पाए होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन नए छात्रों के लिए सीखने की चीज है। बहुत सारे मेरे मित्रों ने 2 लिखा है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने 3 लिखा है, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे 5 लिखा है। तो इसी बात में हम अटके रहते हैं कि कब 2, कब 3, कब 5। जब बोले मूल रूप से तो लिखना है सिर्फ 2। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है सिर्फ। क्या बोलेंगे दोस्त? संज्ञा मूल रूप से सिर्फ 2 प्रकार की होती है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको देखने होंगे। ये 2 प्रकार होते हैं मित्र आपके कौन कौन से। एक तो होता है यथार्थवाचक। कौन सा? यथार्थवाचक। और मित्र दूसरा होता है आपका, एक तो होती है यथार्थवाचक संज्ञा, और मित्र दूसरी होती है हमारी कौन सी? दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ये इस तरह का भैया निर्धारण किसने और किस आधार पर कर दिया? तो हिंदी के विशेषज्ञ कहते हैं कि संज्ञाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से 2 प्रकार की हैं। मूल रूप से 2 प्रकार भैया कैसे? एक तो दोस्त यथार्थ है। यथार्थवाचक संज्ञाएं हम उनको कहते हैं जो दिखती हैं, जो दिखती हैं यानी जो दृश्य रूप हो, जिनका कैसा रूप हो? जिनका दृश्य रूप हो। और भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? अदृश्य रूप से होती हैं, यानी जो आपको दिखती ही नहीं है। एक तो संज्ञाएं या तो ऐसी होंगी जो दोस्त आपको दिखती हैं, यानी दृश्य है, विजिबल है। जैसे पेन आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, तो आप कहेंगे पेन यथार्थ है, यानी वास्तविक रूप में है। यथार्थ शब्द का मतलब होता है हिंदी भाषा में वास्तविक, ओरिजिनल, आर्टिफिशियल, मतलब उसका एक रूप होगा, यथार्थ वास्तविक होगा। लेकिन भाववाचक कैसी है? अदृश्य है, इनविजिबल है। इनविजिबल है, दिखती नहीं है आपको, ये दिखती नहीं है। जैसे ईमानदारी, भैया मैंने तो देखी है, हमारे चाचा श्यामलाल बहुत ईमानदार हैं। आपने चाचा श्यामलाल देखे हैं? मैं कहूं उनकी ईमानदारी को जरा मुझे दिखाइए, उनकी ईमानदारी का एक चित्र बना के दिखाइए, तो आप कहेंगे नहीं ये बात तो आप सही कहते हैं भैया, ईमानदारी तो नहीं, मैंने तो चाचा श्यामलाल को ही देखा है। खुशी, नहीं भैया मैंने देखा था, हमारी मौसी की लड़की को जब सुंदर दूल्हा मिला तो वो बहुत खुशी हुई थी। जब उसको दरोगा मिला शादी के लिए तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। गुड़िया आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मौसी की लड़की का चेहरा देखा है, मैं कहूं उसकी खुशी को जरा अलग से दिखाइए, तो आप कहेंगे हाँ भैया ये बात तो आप ठीक कहते हैं, यह तो सिर्फ एक भाव है। यानी खुशी का स्वयं का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो उसके चेहरे का एक भाव है जिसमें वह खुशी दिखती है, जिसमें वह दुखी भी दिखेगी, जिसमें वह आपका किसी भी अन्य भाव में दिख सकती है। यानी खुशी का अलग से चित्रण क्या आप कर सकते हैं? अभी थोड़ा सा जानिए, अभी थोड़ी देर बाद पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? जो दृश्य रूप है वो है यथार्थ दृश्य रूप। तो दृश्य रूप में कौन कौन सी संज्ञाएं आ जाती हैं? इसमें मित्र आपका, इसमें आती है भाई साहब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसी में आ जाती है, व्यक्तिवाचक भी इसी में आ जाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी उसका भी कैसा रूप होगा? दृश्य रूप होगा। दूसरी संज्ञा की मैं मित्र आपसे बात करूं, दूसरी संज्ञा आएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समझ पाए ना मेरे मित्र? एक बार थम्स अप करें कि यथार्थ और भाव से मतलब क्या था उसका। तीसरी होगी आपकी पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, और इस पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। चौथी होगी मित्र इसमें समूहवाचक, जिसको हम समुदायवाचक भी कह देते हैं। समूहवाचक या समुदाय, जो एक ग्रुप को दर्शाएगी, सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे, कोई हम लोगों को जल्दबाजी नहीं है। समुदायवाचक संज्ञा होगी। और अदृश्य रूप से कौन सी है? वह भाववाचक है, यानी कि वह 5वां रूप है, 5वां रूप है। तो यहां पर मित्र एक बात समझे, अगर मैं परीक्षा में एक जटिल प्रश्न आपसे पूछ लूं, मैं पूछूं संज्ञा यथार्थवाचक रूप से कितने प्रकार की होती है, तो यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मेरे किसी भी मित्र को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब वह 4 प्रकार की होती है, और भाववाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता। यहां तक कि मेरे दोस्त में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेरे मित्र को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। तो हम क्या बोलेंगे जी? संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थवाचक होगी, एक भाववाचक होगी। और यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होंगी? जिनका दृश्य रूप होगा। ये दृश्य होता है, क्या बोलोगे? ये दृश्य मैंने ऐसा लिख दिया, ये दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य, ये री होता है इसमें हमेशा, जैसे हमने यहां पर हम इसको बना देते हैं रूप में, लेकिन एकदम शुद्ध लिखें तो अदृश्य, दृश्य होता है, दृश्य। क्या बोलेंगे? जो दिखता है, जो दिखता है। यहां तक की बात में कोई परेशानी दोस्त? आप कहेंगे नहीं जी, आगे बात बढ़ाते हैं, आगे बात बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ती है तो बहुत आगे बात पहुंच जाती है। फिर आती है बात आपका आगे, क्या बात बहुत पीछे पहुंचती है। कहते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, ये भी पूछा जाता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार, यानी जो प्राचीन हिंदी थी, अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे? संज्ञा के भेद,
तो संज्ञा के भेद अर्थात प्रकार, तो आप क्या बोलेंगे? संज्ञा के भेद जी 5 होते हैं। और मित्रों 5 आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होंगे 5, तो जो 5 अभी ऊपर लिखे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, बोले जी पांचों को एक बार। जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा आपको बताया मैंने भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। चौथा मित्र प्रकार है आपका पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जिसको हम कह सकते हैं पदार्थवाचक, या क्या बोलोगे भैया इसको हम द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। और पांचवा कौन सा भेद होगा आपका? समुदायवाचक या समूहवाचक, आप कहें समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब तक हमने सिर्फ इसको बहुत, आप लोगों ने बहुत आधार से शायद पढ़ा हो, या मैं कहूं तो किसी हमारे बहुत अच्छे गुरुजी के द्वारा बहुत अच्छा भी पढ़ाया इसको गया हो, लेकिन मित्र सोचने लायक काम है। उतना आसान सा काम नहीं था जितना संज्ञा में अब तक किया जाता और जितना आसान चैप्टर इसको समझा जाता। तो 5 भेद हो गए आपके संज्ञा के प्राचीन हिंदी के अनुसार। लेकिन भाई साहब अगर यही बात पूछ ले आपसे, आधुनिक हिंदी यानी जो मॉडर्न हिंदी है वह कितने भेद मानती है? आधुनिक हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो आपका उत्तर आना चाहिए मित्र, कितने होंगे? आप कहेंगे भाई साहब 3 होते हैं, 3 होते हैं। यह सोचने की बात है कि 2 कौन से नहीं है। यहां आधुनिक हिंदी के अनुसार विद्वानों का मत था कि संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, सिर्फ 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपका। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में दूसरी संज्ञा ये लोग माने कौन सी? जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और तीसरी संज्ञा इन्होंने माना भाववाचक संज्ञा। यानी 2 संज्ञाएं कौन कौन सी आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में नहीं मान्य है। लेकिन ऐसा नहीं है उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो आधुनिक हिंदी में कौन कौन सी मान्य नहीं बची? क्यों मान्य? क्या उनको गायब ही कर दिया गया? नहीं, उन्होंने कहा कि जो समूहवाचक और पदार्थवाचक हैं ये जातिवाचक के ही भेद हैं। यानी कि क्या मान लिया गया मित्र? मान ये लिया गया कि जो जातिवाचक है उसके 2 भेद होते हैं, मुख्य भेद में नहीं आएंगी पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो पदार्थवाचक और समूहवाचक को कभी आपसे पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार पदार्थवाचक और समूहवाचक को, पदार्थवाचक और समूहवाचक को, समूहवाचक को किस संज्ञा का भेद माना जाता है? जातिवाचक का। ऐसा क्यों हुआ आप शायद आज जान पाए या कल जान पाए। क्योंकि जो पदार्थवाचक है, जब मैं आपको जातिवाचक पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जी पदार्थवाचक को जातिवाचक में क्यों रखा गया, यह समूहवाचक को जातिवाचक का ही भेद भाई साहब क्यों माना गया। यह सबसे पहले जब आप जातिवाचक जान जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपके ऊपर कोई परिभाषा या भेद थोप दूं तो आप भी शायद अभी कंफ्यूजिया जाओगे अभी शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले जब हम जातिवाचक को समझ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थवाचक और समूहवाचक को इसका भेद मानने का मुख्य आधार क्या था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में माना जाता है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं आपसे पूछ लूं भैया, परीक्षा में प्रश्न ना तो उसने दिया आधुनिक, ना उसने लिख करके दिया हिंदी कि आधुनिक